हेलो फ्रेंड्स, वात्सल्य अकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। इस चैनल में लगातार यूपीएससी से रिलेटेड अपडेट्स सामने आते रहते हैं, या तो कुछ विषय हो गए, वीडियो के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। और आइए इस वीडियो की बात करते हैं। सबसे पहले आज बात करेंगे हम उत्तर पूर्व के जो है मणिपुर, खास तौर पर मणिपुर में जो पिछले 1.5-2 साल से हिंसाएं जो भड़क रही हैं, उनके कारण उसके विभिन्न आयाम जो हैं उनको आज देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे रूपरेखा मैंने तैयार की है कि हम इस वीडियो में देखेंगे क्या क्या। तो सबसे पहले हम उत्तर पूर्व की जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद इनके संवैधानिक प्रावधान क्या है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। और जो जनजाति कौन है उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे लोकुर समिति ने क्या क्या इसके आयाम बताए हैं, क्या क्या कौन कौन से आधार इसके बताए हैं, उसके बारे में देखेंगे। और मूलतः संघर्ष के कारण क्या है मणिपुर में। पिछले 1.5 सालों से लगता है कि वो पूरा लगभग जल चुका है। विभिन्न उसके कारण हैं, उसके कारणों को आज हम देखने की कोशिश करेंगे। और आखिरी में अपने कुछ समाधान बताएंगे, आगे की राह बताएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के साथ बने रहिए, आपको ज़रूर इस वीडियो से कुछ नया ही सीखने को मिलेगा। तो आइए सबसे पहले हम देखने की कोशिश करते हैं कि उत्तर पूर्व की जनजातियों के बारे में सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों भारत में लगभग 650 जनजातियां हैं। जनजाति शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं। भारत में लगभग 650 जनजातियां हैं। और दोस्तों हम देख सकते हैं 250 जो ट्राइब्स हैं वो लगभग नॉर्थ ईस्ट में है। 250 ट्राइब नॉर्थ ईस्ट में है जो मंगोलॉयड नस्ल के हैं। आप जानते होंगे प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, मंगोलॉयड और विभिन्न प्रकार के नस्ल होते हैं, तो वो मंगोलॉयड नस्ल के आते हैं। और इन जनजाति जो है नॉर्थ ईस्ट में जो जनजातियां हैं, उन जनजातियों में विविधता है। और आप जानते हैं जहाँ विविधता होगी वहाँ पहचान का संकट आएगा, और पहचान के संकट के कारण ये संघर्ष उमड़ता है। विभिन्न जनजातियों की अपनी अपनी पहचान है, और अपनी पहचान को निर्धारित करने के लिए संघर्ष का सामना करना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं कि ये छोटा सा एक इंट्रोडक्शन है इसके बारे में। और आगे देखते हैं कि विभिन्न राज्यों में कौन कौन सी जनजातियां हैं। जैसे हम देखते हैं कि मेघालय में एक जनजाति है जिसको हम खासी जनजाति के नाम से जानते हैं। खासी जनजाति आप जानते होंगे कि खासी जनजाति जो है वो खासी लैंड की मांग कर रही है। ये भी एक कारण हो सकता है। आगे हम देखते हैं कि एक है गारो जनजाति। गारो जनजाति है वो गारो लैंड की मांग कर रही है। गारो लैंड की मांग कर रही है। और अगले स्लाइड में चलते हैं। उसके बाद एक जनजाति है नागा जनजाति। जो नागा जनजाति है वो अशांत क्षेत्र है, अशांत क्षेत्र। और ग्रेटर नागालैंड की ये लोग मांग कर रहे हैं। और एक है बोडो जनजाति। आप विभिन्न न्यूज़ में आप सुने ही होंगे ये बोडो जनजाति। जो बोडो जनजाति है दोस्तों, ये बोडो लैंड की मांग कर रही है। बोडो लैंड की मांग कर रही है। और एक मुख्य जनजाति जो संघर्ष के केंद्र में है दोस्तों, वो है कुकी जनजाति। ये जनजाति जो संघर्ष के केंद्र में है मुख्यतः। आप देख सकते हैं विभिन्न प्रकार की जनजातियां हैं। नागा जनजाति, बोडो जनजाति, कुकी जनजाति, जो विभिन्न संघर्षों से विभिन्न अपने क्षेत्र के मांग के लिए कुछ न कुछ चर्चाओं में रहते ही हैं।
तो हम आगे देखते हैं कि इसके संवैधानिक प्रावधान क्या है। जैसे रूपरेखा के अनुसार चले तो इसके संवैधानिक प्रावधानों पे नज़र डालते हैं। इनके संवैधानिक प्रावधान क्या है, तो संवैधानिक प्रावधान में सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो शेड्यूल ट्राइब है वो प्रेसिडेंट जो हमारे हैं, प्रेसिडेंट ये निर्धारित करते हैं। और निर्धारित कौन से आर्टिकल के तहत करते हैं, तो आर्टिकल ध्यान रखिएगा दोस्तों 342 आर्टिकल और आर्टिकल 366। आर्टिकल 342 और 366 के तहत प्रेसिडेंट जो हमारे हैं, सॉरी ये थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, प्रेसिडेंट जो है वो निर्धारित करते हैं आर्टिकल 342 और आर्टिकल 366 के तहत। और एक बात और कि जो हमारी जनगणना है 2011 की जो जनगणना है उसमें एसटी की आबादी आप देख सकते हैं दोस्तों 8.7% है कुल जनजातियों की। और एक और आर्टिकल आता है इसी संवैधानिक प्रावधानों में ही 244 के अंतर्गत 2 अनुसूची है, 5वीं अनुसूची और 6 शेड्यूल। अब जानते हैं 6 शेड्यूल इस बार बहुत चर्चा में है, करंट अफेयर में है, तो मैं आपको ज़रूर इसका एक अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अगर आप चाहें तो कमेंट प्लीज़ कर दीजिएगा इसका अलग वीडियो के लिए। 5वीं अनुसूची में कुछ राज्य हैं उसके बारे में हम देखते हैं। इस जैसे आप देख सकते हैं एमपी है, इसमें राजस्थान है और एक और स्टेट है उड़ीसा। इसके जो इनको 5वीं अनुसूची में रखा गया है ताकि इन लोग को अलग से संरक्षित किया जाए। और 6वीं अनुसूची में नॉर्थ ईस्ट की कुछ स्टेट हैं, मैं नाम लिखा देता हूँ। एक मेघालय है, एक मिजोरम है दोस्तों, और एक है त्रिपुरा और लास्ट में है असम। अब उसके बाद हम चलते हैं आर्टिकल 330 पे। आर्टिकल 330 कहता है दोस्तों कि लोकसभा और विधानसभा के चुनावों में, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, लोकसभा और विधानसभा के जो चुनाव हैं उसमें एसटी के सीट के आरक्षण दिया गया है। सीटों के सीटों का जो आरक्षण है दोस्तों उसकी बात की गई है। और आप देख सकते हैं आर्टिकल, इसी सीरीज में हम चलते हैं आर्टिकल 338 ए। आर्टिकल 338 ए में दोस्तों राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की बात की गई। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग हम जिसे कहते हैं। ये करता क्या है दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि जनजातियों की जो हिंसाएं हो रही हैं, हिंसा है, संघर्ष है, उसको रोकने का प्रयास करती है, उनके लिए पॉलिसीज बनाती है, नीति बनाती है, कल्याणकारी प्रोग्राम्स बनाते रहते हैं। तो इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। एक और आर्टिकल डीपीएसपी के थ्रू आता है दोस्तों। डीपीएसपी का आर्टिकल नंबर 46, इसमें कहा गया है कि जो हमारे राज्य होंगे, जो हमारे राज्य हैं उनका दायित्व होगा कि जो विभिन्न प्रकार की एसटीज हैं यानी जो जनजातियां हैं, शेड्यूल ट्राइब हैं, उनका संरक्षण करें, उनके लिए कानून बनाएं, कल्याणकारी कार्यक्रम सुनिश्चित करें। तो ये राज्य का ही दायित्व होगा। आगे हम देखते हैं दोस्तों कि जनजाति कौन है। जनजाति है कौन? जनजाति आप सभी जानते होंगे कि हमारे संविधान में जनजाति कौन है। तो आप जानते होंगे दोस्तों कि जनजाति को हमारे संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है। संविधान में नहीं बताया गया है कि जनजाति प्रॉपर होंगे कौन, किन आधारों पर जनजातियों का निर्धारण होगा। लेकिन समय समय पर कुछ समितियां आती रही हैं, तो इसी क्रम में है लोकुर समिति।
लोकुल समितियों को आप देख सकते हैं, इन्होंने कुछ आधार बताए हैं जिनके द्वारा इनके सब पहचान किए जा सकते हैं। तो सबसे पहला आधार है कि ये आदिम होने चाहिए, आदिम युग के या आदिम गुण के होने चाहिए। और कुछ और आधार बताए हैं, जैसे भौगोलिक रूप से अलग हो, भौगोलिक रूप से या तो पिछड़े हों और विशिष्ट संस्कृति के हों, विशेष संस्कृति के हों, या तो एक अन्य समुदाय दूसरे समुदाय से मेल मिलाप न रखता हो, यानी मेल मिलाप नहीं। ये मुख्यतः 3-4 ये आधार हैं लोकुल समिति ने जो बताए हैं। इसके और भी आधार हो सकते हैं, लेकिन 3-4 जो मेनली हम सभी जानते हैं, न्यूज़पेपर में लगातार ये रहता है, तो इसको हम देख सकते हैं। आगे हम दोस्तों बात करते हैं कि मणिपुर के संघर्ष के कारण क्या है। इसके संघर्षों के केंद्र जो हमेशा बना रहता है मणिपुर, से कारण क्या है। तो कारण में हम सबसे पहले देखते हैं कि नृजातीय समुदाय, आप देख सकते हैं कि वहाँ विभिन्न धर्मों के लोग, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, लेकिन ये सभी अपने स्थानीय परंपराओं के लिए जाने जाते हैं। स्थानीय परंपरा के लिए अधिक जाने जाते हैं। और एक इन्हीं नृजातीय समुदायों में से एक है मैती समुदाय। मैती समुदाय आप जानते हैं, जो घाटी में रहते हैं, घाटी में रहती है ये मैती समुदाय। जो मैती समुदाय है वो वैष्णव हिंदू है, लगभग सभी वैष्णव हिंदू। ये वैष्णव हिंदू हैं। इनकी मैं ये एक और चीज बता दूं, इसकी राजनीतिक आर्थिक जो स्थितियां हैं वो अच्छी हैं, इसलिए एसटी नहीं है, इनको रिजर्वेशन नहीं मिलता। याद रखिए, एसटी नहीं है, इनको रिजर्वेशन नहीं मिलता है, क्योंकि इसकी राजनीतिक और आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है। और जो पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं दोस्तों, ये घाटी में, मैती घाटी में रहते हैं, और पहाड़ी में और कुछ समुदाय रहती हैं। पहाड़ी समुदाय में लिख देता हूँ, पहाड़ी समुदाय इसमें आते हैं, सॉरी, नागा, कुकी और जोमी। ये मुख्यतः 3 जो समुदाय हैं वो पहाड़ी समुदायों में रहती हैं, पहाड़ी यानी पहाड़ी क्षेत्रों में रहती हैं। और आप देख सकते हैं यही एक इनके अलग होने का एक कारण बन जाता है। ये एसटीज है, ये एसटीज हैं, उनको रिजर्वेशन का लाभ मिलता है। ये ध्यान रखिए कि मैती को नहीं मिलता है, लेकिन जो नागाज हैं, कुकीज़ हैं, जोमीज़ हैं, उनको रिजर्वेशन का लाभ मिलता रहता है। तो अब मैं एक इंट्रोडक्शन हो गया, दूसरा इसका कारण मैं बताता हूँ कि जो मणिपुर की हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट ने कुछ समय पहले किया क्या कि जो मैती हैं उनको एसटी का जो वो है, एसटी बनाया जाए, ऐसा करके उन्होंने एक फैसला सुनाया कि मैती को भी एसटी के दायरे में लाया जाना चाहिए। तो ये सब सुन के जो कुकीज़ हैं, उन्हें जो पहाड़ी समुदाय हैं, वो में संघर्ष फैल गया कि हमारे पहचान का संकट आएगा। उनकी राजनीतिक और आर्थिक स्थितियां अच्छी हैं, लेकिन फिर भी उनको एसटी का दर्जा क्यों दिया जाएगा। सबसे पहले मणिपुर हाई कोर्ट ने यहाँ पे, मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल 15 आप सभी जानते होंगे कि शक्तियों का पृथक्करण है। शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत यहाँ पे चलता है कि ये एसटी जो बनाए जाने का आधार है वो हमारे केंद्र सरकार के पास है, न कि मणिपुर हाई कोर्ट के पास। तो मणिपुर हाई कोर्ट ने किस आधारों पर कहा, ये सबसे पहले एक प्रश्न चिन्ह हम सबके सामने बन जाता है। और इसके पश्चात हुआ क्या कि मैती को एसटी समुदाय बनाए जाने के फैसले के बाद जो पहाड़ी क्षेत्र के जो समुदाय हैं, यानी कि जो मैंने पहले आपको बता दिया, कुकीज़ हैं, जोमीज़ हैं,
नागाज हैं, उन पे अपने संकट पहचान का संकट आ गया। पहचान के संकट के कारण उनमें विभिन्न प्रकार के संघर्ष देखने को मिले। तो ये सब कारण हैं। अब तीसरे कारण की ओर चलते हैं हम लोग। तीसरा कारण देख सकते हैं दोस्तों कि मणिपुर में इनर लाइन परमिट, मैं लिख देता हूं तीसरा कारण, मणिपुर इनर लाइन परमिट, यानी ये एक परमिट होता है एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र जाने के लिए, इसको राज्य के अंदर ही लागू कर दिया गया। तो आप सभी जान सकते हैं कि कुकी पूरे उत्तर पूर्व में रहते हैं। कुकी जो है वो पूरे नॉर्थ ईस्ट में इनके परिवार वाले सगे संबंधी सब रहते हैं दोस्तों। तो ये अपने जैसे परिवार वालों से मिलने नहीं जा सके तो कुकी समझे कि ये जो इनर लाइन परमिट है, जो मणिपुर इनर लाइन परमिट है, वो हमारे विरुद्ध बनाया गया है, हमारे विरोधाभासी है ये, इसलिए ये अपने खिलाफ साजिश समझ के मणिपुर इनर लाइन परमिट को इसलिए एक संघर्ष का और कारण बन गया। और आप देख सकते हैं कि एक नेक्स्ट कारण जो चौथा हम चलते हैं कि नए जिलों का बनना, न्यू फॉर्मेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट आप देख सकते हैं कि इसमें हुआ क्या है कि वो पहचान का संकट हुआ, मैती के हित में ये लगा इन लोग को, इसलिए मैती के हित में लगा कुकियों को। इस यहाँ पे एक और संकट का कारण हुआ, जो संघर्ष हुआ, जिसके कारण हिंसाएं विभिन्न मात्रा में फैलती गई। और एक और कारण हम देख सकते हैं वो है प्रशासनिक कारण। प्रशासनिक कारण देख सकते हैं दोस्तों, प्रशासनिक कारण या तो प्रशासनिक कुछ निर्णय ऐसे रहे, प्रशासनिक निर्णय में जैसे हम देख सकते हैं कि अफीम खेती जो होती है, अफीम खेती पे सरकार ने रोक लगाया। तो कुकी जनजातियां जो इनका सबसे ज़्यादा खेती करती थी उनको अपने विरुद्ध लगा, ये विरोधाभासी लगा। और अब देख सकते हैं एक और है फॉरेस्ट रिजर्व। फॉरेस्ट रिजर्व दोस्तों, फॉरेस्ट रिजर्व और वाइल्ड लाइफ, जिसमें झूम खेती की जा सकती है, झूम खेती। जो कुकी थे झूम खेती अधिक मात्रा में करते थे। झूम खेती करने के कारण जब ये बंद हुआ झूम खेती, तो कुकी अपने संघर्ष में आ गए कि हम कुकी जो झूम खेती करते हैं उनके ये हटाया जा रहा है, इसीलिए। उसके बाद इसके विभिन्न कारण और हैं जो हम देख सकते हैं लगातार। इसके विभिन्न कारणों की चर्चा करें तो मैं आपको संक्षेप में बता देता हूँ। अन्य कारण जो रहे, अन्य कारणों में आप देख सकते हैं कि वहाँ उद्योग रोजगार के अवसर कम होना, और देख सकते हैं भौगोलिक रूप से अलग होना, भौगोलिक रूप से पृथक होना। जनजातीय स्वयं शासन की मांग कर रहे हैं, जो जनजाति है शासन की मांग कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे एक कारण यह हो सकता है कि यहाँ पे हिंसाएं लगातार भड़क रही हैं। और एक और कारण जो सामने निकल के आता है, नस्लवादी पृथकतावादी मानसिकता का। और देख सकते हैं कि मादक पदार्थों का तस्करी दोस्तों, ये भी एक कारण हो सकता है कि यहाँ विभिन्न प्रकार की हिंसाएं लगातार भड़कती रहती हैं और अभी तक ये शांत नहीं हो पाया है।
तो आशा है बहुत जल्दी शांत होगी। लेकिन इसकी कुछ और कारण की हम बात करते हैं, जो सबसे बड़ा कारण के रूप में उभर कर और आता है, वो आप सभी जानते होंगे दोस्तों, अफसफा का मुद्दा। अफसफा जो 1958 में बना था। अफसफा का फुल फॉर्म आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट है 1955 में। इसको आप देख जानते होंगे कि इसमें होता क्या है कि जो हमारे सैन्य बल हैं उनके पावर्स ज़्यादा हो जाते हैं, उनको विशेष शक्तियाँ दे दी जाती हैं। इसके कुछ सेक्शंस हैं, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जो सेक्शन 3 है, सेक्शन 3 कहते हैं कि कोई भी जो भौगोलिक क्षेत्र है, जो भौगोलिक क्षेत्र है उसको असंतोष जहाँ पे फैला है उसको अशांत क्षेत्र में घोषित उसको किया जा सकता है। और एक सेक्शन 4 है, सेक्शन 4 के बारे में आपको बता देता हूँ। सेक्शन 4 कहता है कि बिना वारंट के शूट, सर्च, अरेस्ट, बिना वारंट के दोस्तों सर्च किया जा सकता है, किसी को शूट किया जा सकता है। तो ये सब जो है वो लगातार हिंसाओं के कारण है। सेक्शन 6 है, इसमें आप देख सकते हैं कि अधिकारी जो है, कोई अधिकारी है जो किसी हिंसा कर रहे लोगों पे, मान लो आप समझ सकते हैं कि अपने अधिकार का दुरुपयोग करते हैं, जो अपने पावर्स मिले हैं उनको, इनका वो दुरुपयोग करते हैं, तो उस पर कोई सुनवाई नहीं होगी। जो अधिकारी है अपने पावर्स के गलत उपयोग करते हैं उन पर कोई सुनवाई नहीं किया जाएगा। तो आप देख सकते हो दोस्तों, ये थोड़ा गलत है, सुनवाई जरूर होनी चाहिए। इस पे हम ये बोल सकते हैं कि इस पे पुनः विचार किया जा सकता है, पुनः विचार किया जाना चाहिए दोस्तों। कुछ प्रावधान में अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है, और जो बिल्कुल भविष्य में ज़रूर किया जाएगा। इसके बाद आप देख सकते हैं दोस्तों कि सीमा पर आतंकवाद भी एक बहुत बड़ा मुद्दा निकल के आता है। सीमा पर आतंकवाद का मुद्दा भी एक कारण हो सकता है। जैसे आप देख सकते हैं कि मादक पदार्थों की तस्करी, मानव तस्करी, मादक पदार्थ, इसको मैं बता चुका हूँ पहले से, तो मैं एक शॉर्ट फॉर्म में ऐसे ही बता रहा हूँ। और देख सकते हैं कि ड्रग्स का इलीगल व्यापार, सांस्कृतिक मेल मिलाप का ना होना भी एक कारण है। और ये सब कारणों के कारण वहाँ के लोग विकल्पहीनता के दौर से गुजर रहे हैं दोस्तों। विकल्पहीनता बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, इसलिए वहाँ बहुत ही संघर्ष और संकट की स्थिति बनी रहती है। एक और कारण जो बहुत महत्वपूर्ण हम देख सकते हैं, वो है शायद 7वां पॉइंट है ये। आप देख सकते हैं कि चीन का विस्तारवादी नीति। आप देख सकते हैं कि जो चीन है वो बांग्लादेश हो, म्यांमार हो, नेपाल हो या तो भूटान हो, जो हम जितने भी हमारे जो पड़ोसी देश हैं उन सबको अपने चपेट में लेने के लिए, या तो अपने जो नेवल बेसिस हैं, जैसे बंगाल में आप जान सकते हैं कि बांग्लादेश में उन्होंने वो एक इसका चिटगांग एक नेवल बेसिस वहाँ भी बनाए रखे हैं। तो ये सब कारण हो सकता है। ये दक्षिण चीन सागर हो, या तो प्रशांत सागर हो, या तो हिंद महासागर हो, यहाँ पे सब अपना जो है वो प्रभाव बनाने की चीन कोशिश करता है। ये भी एक कारण हो सकता है। ये सारे जो संघर्ष है उसको जो विदेशी ताकतें हैं वो सारी इसमें जुड़ जाती हैं, जिससे हिंसाएं और भड़क उठती हैं। तो इतना दोस्तों। अब हम कुछ समाधानों की बात करते हैं। समाधानों में हम आगे देख सकते हैं कि जो हमारे समाधान हैं, समाधान में दोस्तों हम ये देख सकते हैं कि नए नए रोजगार उद्योगों को बढ़ावा दिया जा सकता है। जो पर्यटन है
पर्यटन इंडस्ट्री उसको बढ़ाने की कोशिश की जा सकती है। जो पुलिस रिफॉर्म है, पुलिस रिफॉर्म जैसे कि मैंने बात की अब सफ़ा का, उसमें अमेंडमेंट किए जा सकते हैं, उनमें कुछ जो ऐसे प्रावधान हैं उनको सुधारा जा सकता है। जो चीन की साम्राज्यवादी नीति है उसको बेहतर सीमा प्रबंधन से रोका जा सकता है। चीन बेहतर सीमा प्रबंधन किया जा सकता है जो हमारे जो बॉर्डर स्टेट हैं वहाँ पे। और इसके बाद हम देख सकते हैं दोस्तों कि सेकेंड ARC की रिपोर्ट है। सेकेंड ARC वो कहता है कि पहले पुनर्वास तत्पश्चात विकास। आप देख सकते हैं दोस्तों सेकेंड ARC में कहा गया कि पहले विकास किया जाना चाहिए, उसके बाद पहले पुनर्वास किया जाना चाहिए, उसके बाद विकास होना चाहिए। और एक और है दोस्तों नॉर्थ ईस्ट काउंसिल, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नॉर्थ ईस्ट काउंसिल है, या तो इसको कॉन्स्टिट्यूशनल इसको बनाया जाना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, या तो इसको और स्ट्रॉन्ग किया जाना चाहिए दोस्तों, कि क्योंकि नॉर्थ ईस्ट ही वो काउंसिल है जहाँ पे उसके मुद्दे जाते हैं, वहाँ सब पॉलिसीज़ बनती हैं उनको देख के। तो इसको कॉन्स्टिट्यूशनल ये बॉडी बनाई जा सकती है जिससे इसके आधार और मजबूत हों, हिंसाएं रुक सकें और सब वहाँ पे शांति फैल सके। तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये हम विभिन्न इस पे हम बात किए विभिन्न जो इसके आयाम हो सकते हैं नॉर्थ ईस्ट के जो कन्फ्लिक्ट हैं उसके इसके कारणों के बारे में हमने देखा, इसके समाधानों के बारे में हमने देखा, और जनजाति क्या है मैंने उसके बारे में बताया, इसका इंट्रोडक्शन मैंने पूरा मामले का दिया। तो ऐसे दोस्तों ये वीडियोज़ आते रहेंगे, ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आते रहेंगे इस चैनल पे। इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू।